हेलो गर्ल्स, कैसे हैं? आई होप मेरा लास्ट क्लास एल्केन्स वाला आपने हाइड्रोकार्बन्स में पार्ट 1 आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ आ गया होगा। उसी के साथ अब हम आज शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जो हम एल्केन से एल्कीन और एल्काइन में जाएंगे, तीनों में हम हाइब्रिडाइजेशन बदलने से प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आने वाला है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरा, जब भी हम एल्कीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसकी हमें स्टेबिलिटी, और दूसरा एक आज नई चीज़ पढ़ाऊंगी कार्बोकेटाइन के बारे में, वो होगा कि उसके अंदर रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी के क्वेश्चंस रिलेटेड टू एल्कीन, उनकी प्रिपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दूंगी जो आपके मॉड्यूल में है, और उनको करके हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। चलो अब मॉड्यूल खोलते हैं, जहाँ पे अब लिखा है हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स। सबसे पहले प्रेपरेशंस, तो एल्काइन ले लेते हैं कोई, तो ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइज्ड है, और अब इसके अंदर रिएक्शन मुझे करना है। बट रिएक्शन मुझे चाहिए क्या कि रिएक्शन में मेरे पास या तो ये बन जाए या फिर और ये बन जाए। तो आप कहोगे ये फॉर्म मुझे दिख रहा है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और मुझे पता है साथ में उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये सिस। कब कौन सी चीज़ बने और रिएक्शन यहीं तक रुक जाए, इसको हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है लिमिटेड हाइड्रोजन में होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन आगे भी जाएगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, एल्केन। तो आपने एल्केन बनाते वक्त एल्काइन से शुरू करके हम एल्कीन जाएंगे, एल्कीन से जाके एल्केन जा सकते हैं, तब हमारी कंडीशन क्या है, और बीच में रोकना है तो क्या है, आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज रिएक्शन है कि मेरे को यहाँ तक ट्रांस प्रोडक्ट लगाना है, तो अब हम लिखते हैं ट्रांस प्रोडक्ट के लिए बर्च रिडक्शन मेरे दिमाग में आना चाहिए, बर्च रिडक्शन। और इसके अंदर हमारे को हाइड्रोजनेशन किस फॉर्म में हुआ, हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं डाला मैंने, इसके अंदर हमने डाला है कि अगर मेरे पास लिथियम हो, लिक्विड अमोनिया हो, तो ये मुझे हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट देता है, बट कहाँ तक रुक जाएगा, एल्कीन, आगे नहीं जाएगा। अगर मैंने कहा मेरे को यही रिएक्शन करना है, अब हाइड्रोजन डालूंगी, तो हाइड्रोजन डाल के वो तो आगे जाना चाहिए, बीच में रोकने का क्या तरीका है, एक पॉइजन्ड कैटलिस्ट डालेंगे, और उसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। 11th में हमने पढ़ा था, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये है क्या, पैलेडियम, साथ में बेरियम सल्फेट, साथ में सल्फर अगर डाला हो तो हम कहते हैं कि यहाँ तक रुक जाएगा, और ये रिएक्शन में 2 H जुड़ेंगे किसके ऊपर, अल्काइन वही लिया है मैंने R ग्रुप वाला, बट रिएक्शन यहाँ तक, बट सिस। अब समझ रहे होगे सिस का मतलब हाइड्रोजन किस तरफ से आया, एक ही तरफ से आया। तो जब आपने पैलेडियम डाला, ट्रांजिशन एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब्ड है, एक ही तरफ से अटैक होगा, आपका आंसर है सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन तक जाना है, तो अब याद कर लें, समझ लें, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन हर बार ही आया है, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस ज़्यादा। तो व्हाट इज़ द पॉइजन, पॉइजनिंग किसने की, कोई भी अगर आप ऑर्गेनिक बेस ले लेते हैं, क्विनोलिन ले लेते हैं, वो भी यही करेगा। इसने क्या किया है, सल्फर ने या क्विनोलिन ने हम डाल रहे हैं, उसने रिएक्शन को रोक दिया है, इसके आगे नहीं जाने देता, इसको हम कहते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। बट पॉइजनिंग किसने की है, सल्फर या क्विनोलिन इज एक्टिंग एज द पॉइजन। तो अब याद करें, एक तरीका लिंडलार कैटलिस्ट, जिससे मेरा प्रोडक्ट हमेशा सिस एल्काइन से जाके कहाँ रुकेगा, एल्कीन पे। दूसरा है बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन मैंने क्या लेना है, कोई एल्कली मेटल लिथियम या सोडियम लिखा हो और लिक्विड अमोनिया हो, तो मेरा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, आगे रिएक्शन नहीं जाएगा। अगला रिएक्शन देखते हैं मॉड्यूल में वापस चल के। तो एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान, लेट अस डू दैट पार्ट। अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है या कोई अल्कोहल है, इसमें से अगर मैं ग्रुप निकालूं तो हम कहेंगे वो एलिमिनेशन किस फॉर्म में होगा, अगर मैं लॉस करूं HX का और लॉस करूं H2O का, तो इनका नाम क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा कनेक्ट कर रही हूं, डी हाइड्रो हैलोजेनेशन। और यहाँ पे हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये है डीहाइड्रेशन।
तो एक एग्जाम्पल लेके आर को डिफाइन करते हैं। ये दो रिएक्शन सिर्फ अभी याद करने के लिए, एलिमिनेशन के दो टाइप, हैलाइड से, हैलाइड कौन सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और दूसरा अल्कोहल, उससे एक में डी हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब लॉस ऑफ HX, हाइड्रोहैलोजिनेशन माइनस करो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालो। तो एग्जांपल लेते हैं टाइप 1 में। अब आप बताओ, सपोज मैंने लिखा है ये वाला एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और बीच मैंने डाल दिया, क्या चीज हेल्प करेगी इसमें, ये तो देखा नहीं हमने, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन क्यों करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करने वाला है, वो एक H निकालेगा। और अभी हमें क्या सोचना है कि आपके पास इस केस में क्या हुआ होगा, एक H और एक Cl का लॉस और एक एल्कीन प्रोडक्ट मैंने बनाया है। मैकेनिज्म डिटेल में थोड़ा बाद में करेंगे, सिर्फ इतना समझ लें, एक मेरी एल्कीन बनाने का तरीका है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, और बेस कौन सा, एल्कोहलिक KOH के साथ ही काम होगा। दूसरा एक और क्या, आगे ट्राई करते हैं, ये तो टाइप 1 हो गया। अब अल्कोहल, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, अल्कोहल से एल्कीन मतलब लॉस ऑफ वाटर, एक H और एक OH हटा दो। तो कैसे निकाले, कोई ऐसी चीज जो इसको डिहाइड्रेट कर पाए, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड, हाई टेम्परेचर चाहिए 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हीट करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन होता है। तो क्योंकि मैंने 2 कार्बन लिया था तो 2 कार्बन का एल्कीन बनाने का एक तरीका है, इसमें हाई टेम्परेचर और इनका रोल क्या है, अगेन एलिमिनेशन डिटेल इन केस ऑफ अल्कोहल चैप्टर वेयर वी विल कंटिन्यू। प्रेपरेशन नंबर 3, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सोडियम सक्सिनेट मैंने ले लिया, पानी में डाला एक्वस, फिर करंट पास किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कैथोड और एनोड। दोबारा देखते हैं, थोड़ा बेसिक मैकेनिज्म समझते हैं। तो मेरे पास क्या होने वाला है, इन दिस केस ये होने वाला है कि सबसे पहले मैकेनिज्म कुछ अगर ध्यान है तो CH2COO माइनस, ये तो पानी में बन ही जाना था, -2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, एनायन है, तो एनोड पे गया होगा। एनोड पे क्या होना है, एनोड पे आप कहोगे ऑक्सीडेशन होनी है, तो ऑक्सीडेशन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मेरा अब सिस्टम यहाँ पहुँच गया। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में से CO2 का लॉस, 2 मोल CO2 निकले, क्या बना, मेरे पास मिल गया CH2 डॉट CH2 डॉट, साथ में 2 मोल CO2 का लॉस। 2 डॉट क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो ये क्या बन गया, एक तो मेरा प्रोडक्ट है ये, क्या बना, एल्कीन। तो कोई भी एल्कीन अगर मुझे बनाना है तो आई मस्ट नो कि मुझे एक डाइकार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद एट द एनोड, क्योंकि वो एनायन है वहाँ पहुँचेगा, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल में से अब मेरे पास 2 फ्री रेडिकल जब एडजेसेंट कार्बन पे आएंगे वहाँ डबल बॉन्ड, एल्कीन बनाने का तरीका था। मोर देन 1 प्रोडक्ट्स क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल से चल रहा है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। कोई एक एल्कीन लिख देती हूँ मैं, तो आप कहोगे इसके रिएक्शन कैसे हो सकते हैं। एक तो आसान से कुछ रिएक्शन जो आप पहले ही जानते हो, हाइड्रोजन डाल दें तो पैलेडियम के ऊपर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डालें तो हमारा आंसर होगा कि ये रिएक्शन कहाँ तक चल जाएगा, निकल भी डाल सकते हैं, वार्म करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए। तो आप कहोगे मेरे पास हाइड्रोजन ऐड हुए और मेरा एल्केन पहला रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, जो पहले भी बता चुकी हूँ कि आप डबल बॉन्ड हटा रहे हो, उसमें से मतलब पाई हटा रहे हो, 2 सिग्मा, डेल्टा H इसका माइनस है, प्लस हीट। टाइप 2 रिएक्शन और देखें, सपोज मैंने आपको कहा चलो सोच के बताओ मुझे, ये मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो प्रोपीन लिया मैंने, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ HCl। अब आपने मुझे बताना है HCl में, एल्कीन में क्या चीज़ अप्रोच करेगी, H प्लस Cl माइनस, H डॉट Cl डॉट कि H माइनस Cl प्लस, क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक पाई क्लाउड है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। दोबारा देखें, एल्कीन कैसा है, प्लेनर है, इसके ऊपर ये 4 ग्रुप, एक मिथाइल, प्रोपीन।
इसके ऊपर पाई क्लाउड ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड मतलब एक्स्ट्रा डेंसिटी। क्या चीज़ चाहता है वो, प्लस कि माइनस? तो आप कहोगे ओके, क्योंकि ये पाई क्लाउड है H प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, तो H प्लस का अटैक होना, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और क्योंकि ये इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे इसका रिएक्शन टाइप है एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या चीज़ अप्रोच की होगी? H प्लस ने पहला अप्रोच किया, इसलिए क्योंकि पाई क्लाउड था, वो ध्यान में रखना, एल्कीन में हमेशा पाई क्लाउड। तो पहला चीज़ क्या हो सकता है कि आप कहोगे दो ऑप्शन हैं, क्योंकि मेरे पास ये था, एक तरफ H जुड़ जाए, एक प्लस इधर आ सकता है, क्योंकि पाई क्लाउड क्या हुआ, सपोज इधर शिफ्ट हुआ डेंसिटी, तो यहाँ माइनस, इसके ऊपर डेंसिटी बढ़ गई थी तो H प्लस को खींचेगा, इधर प्लस बन गया। दूसरी तरफ आप कहोगे एक और ऑप्शन भी था, सपोज पाथ उल्टा लेता हो, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास डेंसिटी शिफ्ट गई, H इधर लगेगा, उधर प्लस बन जाएगा। बट कुछ चीज़ें यहाँ से आप कनेक्ट करना जान गए हो। ये बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबलर कार्बोकेटायन? आप कहोगे अच्छा ये कितने इंडक्टिव इफेक्ट देख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने देख रहा है, ज़्यादा देख रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरे पास 6 हाइड्रोजन है और खुद ये 7वां स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ज़्यादा, फैलाव ज़्यादा, इंडक्टिव से उसका प्लस कम हुआ हुआ है। उधर क्या है, एक ही है, इस पूरे ग्रुप का एक इंडक्टिव इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है, क्योंकि आपने अल्फा देखना था, अल्फा पे 2 प्लस ये खुद, तो 3। स्टेबलर कौन सा? 2 डिग्री इज स्टेबलर देन 1 डिग्री, क्योंकि ये स्टेबलर है, ये पहले बनेगा। इसके अंदर अब अप्रोच किसका है, नेक्स्ट Cl माइनस अप्रोच कर जाएगा, Cl माइनस इस पे भी करेगा, बट क्योंकि ये कम बना तो मेरा आंसर मेजर प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH3 CHCl CHH, है ना। ये है आपके पास मेजर प्रोडक्ट, और साथ में एक माइनर प्रोडक्ट क्या बना, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं था इंटरमीडिएट, तो आप कहोगे ये माइनर प्रोडक्ट मेरा बना। मार्कोनिकॉफ ने एक नाम दिया और वो ये कहा कि जब भी मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कोई भी, अगर इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की हो, तो उसने कहा था कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं उसके ऊपर H ही अटैक करेगा। तो ये तो वही हुआ, जहाँ पे H ज़्यादा थे वहाँ पे H ही अटैक किया, ये मेजर प्रोडक्ट, दूसरे वाला कम बना। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, नाम में लिखूंगी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मेजर प्रोडक्ट इज अ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बट क्या हमेशा यही प्रोडक्ट बनेगा? कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना हो तो बना सकते कि वो मेजर चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, तो क्या तरीका लगाएं? तो अब पढ़ते हैं कि एक और तरीका क्या हो सकता है, पहले मार्कोनिकॉफ का एक क्वेश्चन करने के बाद। क्या हर बारी ऐसे ही लगेगा? तो रट्टा तो नहीं है ये कि डबल बॉन्ड है जहाँ, वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जहाँ पे H ज़्यादा वहाँ H लगाओ, दूसरी तरफ ये लगाओ, तो आंखें बंद करके करें? नहीं, वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन गलत, क्योंकि हमें अब कार्बोकेटायन की एक और प्रॉपर्टी आज समझनी है, वो है कि कार्बोकेटायन रीअरेंज भी हो जाता है। चलो नाम बताओ मॉलिक्यूल का क्या है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4। आप कहोगे मैंने 3 मिथाइल ब्यूटटूइन लिया, तो 3 मिथाइल ब्यूटटूइन में HCl मैंने डाल दिया और मैं कह रही हूँ चलो प्रोडक्ट बना। तो जिसने रट्टा लगाया है उसने कुछ नहीं सोचा, वो आंसर क्या बनाएगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मतलब क्या, वैसे का वैसा लिख दिया, इधर H ज़्यादा थे H लगाया, यहाँ Cl, तो ये आपका एक प्रोडक्ट, बट ये गलत है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए ज़रा क्या मैकेनिज्म में हुआ होगा। पहली चीज़ किसकी अटैक, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, H प्लस के Cl माइनस। आपका इमीडिएट आंसर पाई क्लाउड देखना है, क्या चीज़ अप्रोच करेगी, समझ आ गई, आउट ऑफ द 2 H प्लस अप्रोच करेगा। चलो करें, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो H प्लस का अप्रोच, कार्बोकेटायन बनाएंगे CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एक H, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बना, H इधर जुड़ा, यहाँ कार्बोकेटायन, दूसरा क्या बन सकता है, उल्टा कर देते हैं, CH3 CH CH3 CHH इस पे जुड़ा और यहाँ पे कार्बोकेटायन। डिग्री बताओ, पहचान लिया आपने, एक ही इंडक्टिव इफेक्ट 1 डिग्री, ये कार्बोकेटायन में 2 इंडक्टिव इफेक्ट 2 डिग्री। कौन सा ज़्यादा स्टेबल, ये वाला। और अभी कुछ और हो सकता है जो हमने अभी इससे पहले नहीं पढ़ा,
कार्बोकेटाइंस कैन रीअरेंज देमसेल्व्स। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़े वो वाली शिफ्ट की तरफ वो चलने लगेगा। तो अगर फिनाइल होता तो मैं सोचती हूँ बेंजाइल एक बनने में उसे फ़ायदा, यहाँ पे है नहीं। अगर सोचें कि शिफ्टिंग कैसे हो सकती है, इन दिस केस ज़रा सोचते हैं क्या शिफ्ट फ़ायदेमंद रहेगी उसको, और वो होगी ये। अगर वो H को शिफ्ट करे, जैसे ही शिफ्ट करेगा क्या ऑप्शन, इसके भी आगे चलते हैं, ये हो सकता है कि CH3C+ इधर आ गया, क्योंकि H कैसे गया है, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों किया वो बाद में सोचते हैं, पहचान लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, समझने लगोगे ये क्यों हुआ। ये प्लस कौन सा डिग्री, देखो कितने कार्बन से घिरा है, 1, 2 और 3। हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया, इंडक्टिव बढ़ गया, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री बना दिया मैंने। वहाँ से वहाँ आप कहा दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल। इससे भी अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जो कार्बोकेटायन में, अब आपको समझना है शिफ्टिंग पॉसिबल है अगर स्टेबिलिटी 1 डिग्री से 3 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री या किसी तरह से बेंजाइलिक पहुंचता है या 3 डिग्री बेंजाइलिक पहुंचता है, तो हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल 3 चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी देखते हुए, और आगे थोड़ा पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हुए। बट अभी क्या, सिंपल, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी फ्रॉम 2 डिग्री टू 3 डिग्री, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या चीज़ अटैक करेगी, तो आप कहोगे Cl- अटैक करो, चलो कर देते हैं। तो आपका प्रोडक्ट, इसका क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CCl CH3 CH H CH3। ऊपर से शुरू करो, ये था 1-2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एक तरफ H एक तरफ Cl हमने सोचा था। अगर रट्टा लगाया होता आप कहते आंसर ये है। जब आप सोचते हो मैकेनिज्म, तो आपने कहा 2 ऑप्शंस थी, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला भी और स्टेबलाइज हो गया, 3 डिग्री बना। 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल है, उससे जल्दी और सबसे ज़्यादा बनेगा। अब Cl- का अप्रोच ये है, वो तो अलग प्रोडक्ट है, वो नंबरिंग क्या करें, तो वो था 2 क्लोरो। ये कौन सा नंबर है, 3 क्लोरो। तो क्या ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में करें, H इधर लगा बट यहाँ पे Cl नहीं, Cl यहाँ लगा, तो ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है, और ये है आपका एक्चुअल आंसर। मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ये है मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान में क्या रखना है, प्रोडक्ट रट्टा लगा के करोगे तो गलत होने के चांस है। जब भी आपके पास 2 के आगे कोई बड़ा ग्रुप है जो रीअरेंज होकर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो मुझे पहली चीज सोचना है एल्कीन में, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन कैसे करना है। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा, मैं आगे और एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि कार्बोकेटायन रीअरेंज किस तरह से होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, बट इस बार आप ट्राई करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन रिवाइज करोगे, तो गो बैक टू द मॉड्यूल जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन था, उसको पहले रिवाइज करो। सारे ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। उसके अलावा इंडक्टिव से था, हाइपर कॉन्जुगेशन था। फिर हमने कहा अगर आपके पास एरोमेटिसिटी हो सबसे ज़्यादा, उसके बाद रेजोनेंस, ट्राइफिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, वो सारे पहले ऑर्डर याद करोगे, फिर अगला क्वेश्चन होगा। जब रीअरेंजमेंट की बात करें, मैंने बताया स्टेबिलिटी जहाँ बढ़े, 7 वाले कार्बन से एक शिफ्ट हाइड्राइड, मिथाइल या फिनाइल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो एक केस करते हैं, आईटी क्वेश्चन है, आपके असाइनमेंट में है। चलो देखिए, अब आपने ट्राई करना है। आपको इस डबल बॉन्ड इधर दे रखा है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास H बराबर है, इधर मिथाइल है इधर फिनाइल है। तो अब मुझे सोचना है HBr, सबसे पहले क्या चीज़ अटैक, H+। कहाँ लगाएं, दोनों कार्बोकेटायन बना। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, कार्बोकेटायन बना देते हैं पहले दोनों का, H+ अटैक करते हैं, क्योंकि क्या चीज़ है ये, एडिशन, नाम बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक। H+ का अटैक किया, तो चलो बनाए ना, क्या बनेगा, CH3 CH, इधर H लगाते हैं, तो ये वाला प्लस। दूसरा ऑप्शन क्या, अगर मैंने इसको क्या किया था, इधर शिफ्ट किया, यहाँ प्लस। अब उल्टा करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो मेरा दूसरा ऑप्शन था CH3 CH, यहाँ पे लगाया मैंने प्लस, CH और H, उसके आगे दूसरा कार्बोकेटायन। अब देखो ज़रा ध्यान लगाओ, मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल, पहला कि दूसरा, फ़र्क है दोनों में। कौन सा डिग्री, कौन सा टाइप, आई होप आप पहचान रहे हो। एक इंडक्टिव आ रहा है, वो तो दिख गया मुझे, बट यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही है मुझे, डबल, सिंगल, प्लस, रेजोनेंस।
एक डोनेटिंग ग्रुप है पैरा पे जिसका लोन पेयर भी लगा है, तो ये प्लस और ज़्यादा इस प्लस को हेल्प कर रहा है, क्योंकि सिर्फ फिनाइल नहीं, आगे पैरा पे एक OH ग्रुप भी है जो एक डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब इस प्लस को बहुत ज़्यादा आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है। यहाँ से कौन सा प्लस R इफेक्ट, और यहाँ से कौन सा प्लस I इफेक्ट। तो प्लस R एक तरह से फ़ायदा दे रहा है, प्लस I इधर से फ़ायदा दे रहा है। बहुत अच्छा कार्बोकैटायन, इसको स्टडी करो। इंडक्टिव तो है, अब डबल सिंगल सिंगल प्लस रेजोनेंस नहीं है, तो ये इसका भी सोच लें हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव है, बट नो रेजोनेंस, आई एम नॉट सीइंग एनी रेजोनेंस। एंड विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट? I know resonance is a much stronger effect than inductive. तो out of the two कार्बोकैटायन पहले वाला ज़्यादा स्टेबलाइज्ड। तो अटैक अब Br का कहाँ लगाओगे? यहाँ पे प्लस है, रीअरेंजमेंट और कुछ होने से मतलब ही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या? IIT क्वेश्चन है, आई होप खुद समझ के किया तुमने। तो आपके पास यहाँ पे Br माइनस अटैक किया होगा, इस पर अटैक किया होगा, ऐसे लगाएं, और जैसे लगेगा मेरा आंसर, ये आपका IIT क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेक्ट माना जाएगा। डू नॉट मेमोराइज, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, देन गो थ्रू द प्रायोरिटी ऑर्डर्स, देन लुक फॉर द कंडीशन। पहचानो कंडीशन कौन सी है, जैसे कंडीशन पहचान लोगे आपका आंसर सही होगा। अब चलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कहने का मतलब ऐसा केस है, कोई बीच में मैं HX डाल रही हूँ और मेरा प्रोडक्ट जो है, जो हमने सोचा उससे उल्टा आए। यहाँ पे मुझे मार्कोनिक ऑफ कहते हैं H लाना है, यहाँ पे X लगा, यहाँ पे H लगे, और ये मेजर प्रोडक्ट हो तो हम कहेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है। बट अगर ऐसा चाहिए तो ये कब होगा? इसको हम कहेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, उल्टा मेजर चाहिए। एक तरीका है, अगर ये HBr हो और साथ में पेरोक्साइड हो तो ये पॉसिबल है। पेरोक्साइड में क्या खास बात? पेरोक्साइड कोई भी, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी और पेरोक्साइड लूँ तो आप देख रहे हो लोन पे रिपल्शन है। लाइट, नॉर्मल लाइट भी अगर पेरोक्साइड पे हो, मुझे पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनस्टेबल है, क्या होने वाला है? फ्री रेडिकल। तो आई कैन हैव दिस पेरोक्साइड, आई कैन हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये अगर और लिख दूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन तीनों में प्रॉब्लम इस बॉन्ड को है, छोटा साइज है, लोन पे है, बॉन्ड खुलना चाहता है, लाइट से होमोलिटिक फिशन, पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलाना शुरू हो जाएगा, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला। तो पहली चीज़, जब लिखा हो HBr साथ में लिखा है पेरोक्साइड, तो अब तरीका क्या है? एंटी मार्कोनिक ऑफ चल रहा है, मैकेनिज्म समझते हैं ऐसा कैसे हो गया। मतलब अगर HBr डाले तो ये क्या होगा? ये H और ये Br। तो सिर्फ HBr के केस में होगा कि ये कुछ भी हो सकता है? नहीं, it is only in case of HBr, not HCl, HF, HI। ये कंडीशन HBr और पेरोक्साइड एक ही कॉम्बिनेशन है जो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मेजर देगा, माइनर दूसरा बनेगा, बट ये एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट इस केस में ही इन तीनों में आपका आंसर होगा कि इट डज नॉट गिव एंटी, इट स्टिल गिव्स मार्कोनिक ऑफ। मैकेनिज्म लिखते हैं सबसे पहले पेरोक्साइड। तो आपको फ्री रेडिकल के स्टेप्स तो याद हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। चलो दोबारा से करें, स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1, पेरोक्साइड ROOR ब्रेक्स अप टू गिव 2RO डॉट। चेन कौन सा स्टेप होता है? पहला इनिशिएशन, शुरुआत की चेन की, लाइट से भी हो सकता है, नॉर्मल लाइट जो है वो पेरोक्साइड को तोड़ेगी। अब RO डॉट है, HBr डाला है, एक हाई एनर्जी पार्टिकल है, बॉन्ड को तोड़ेगा। HBr थोड़ा बड़ा बॉन्ड है, टूट जाएगा। तो RO डॉट से ये बॉन्ड टूटा, मुझे क्या मिल गया? ROH एनर्जी रिलीज हुई और एक नया फ्री रेडिकल Br डॉट। चेन क्या? प्रोपोगेशन। तो नंबर लिख रही हूँ, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। आप पहुंच गए Br डॉट पे। एल्कीन अब लेते हैं, Br डॉट है, Br डॉट को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जो पाए है दोनों तरफ शिफ्ट हो, यहाँ डॉट यहाँ डॉट, और अब दो फ्री रेडिकल बना दे। अब स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल वापस जाना पड़ेगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल
ऑर्डर कार्बोकेटाइन की तरह 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। बट मॉड्यूल पे वापस जाके पहले रिवाइज करो, फिर आगे चलेंगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो अब क्या किया हमने, मैंने कार्बन फ्री रेडिकल को अब बनाने की कोशिश की। कौन से टाइप, अगर बी आर इधर लग जाए तो यहाँ पे एक डॉट, क्योंकि बॉन्ड दोनों तरफ एक एक डॉट लगाओगे, ये बी आर इधर लग जाए तो मैंने ये कहा कि ये इधर लग गया तो यहाँ पे एक डॉट ए डॉट बॉन्ड, यहाँ पे एक डॉट बच गया। प्लस दूसरा, अगर वो दूसरी तरफ लगता तो मेरा आंसर क्या होता, दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनता। ये जैसे मैंने बनाया, अब बी आर इस वाले पे लगा दिया, यहाँ डॉट बना दिया, 2 फ्री रेडिकल बनाए मैंने। ये वाला फ्री रेडिकल एक इफेक्ट, ये वाला 2 इफेक्ट, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। क्यों, रीज़न, क्योंकि जितना इंडक्टिव इफेक्ट 7 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ जाने में उसे एक स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ तक ठीक है, ये क्या स्टेप, एक नया फ्री रेडिकल बना रहे हो, बट कौन सा मेजर, ये मेजर। इसके साथ क्या हुआ, ये कौन सा स्टेप, फिर से चेन प्रोपोगेशन, कि हमारा स्टेप नंबर 3 में एक नया फ्री रेडिकल जिसमें बी आर ऑलरेडी अटैच हो गया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से स्टार्ट हो गया। अब मैं इसी को दोनों में से मेजर वाले को अटैक कर रही हूँ, वो है स्टेप नंबर 4, है क्या वो, CH3 CH डॉट CHHBr प्लस साथ में मैंने अब फिर से डाल दिया HBr। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे H से, एक Br डॉट फिर से बने, तो आप कहोगे एक आपका प्रोडक्ट बना प्लस Br डॉट, और ये प्रोडक्ट चेक करो कैसा प्रोडक्ट है, और ये मेजर क्यों मेजर, क्योंकि आपने कहा था ये कौन से वाला लिया मैंने, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री लेती तो हम कहते हैं CH3 CH Br CH H डॉट, इसके ऊपर HBr का अटैक होता, दूसरी ऑप्शन है, और मेरा प्रोडक्ट बन जाता CH3 CH Br CH3 प्लस Br डॉट। ये मेरा दूसरा, आउट ऑफ द 2 ये है माइनर। अब चेक करो, यहाँ H लगा, एल्कीन से शुरू हो, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे H लगा, यहाँ Br, मैं कह रही हूँ ये मेजर है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, और उल्टा ज़्यादा मेजर बन गया। तो जब मुझे ज़्यादा मेजर बनाना हो, उल्टा प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ बनाना हो, तो मुझे HBr पेरोक्साइड डालने से, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो। बट अब क्वेश्चन आगे राइज होता है कि क्यों मैंने कह दिया कि सिर्फ HBr पेरोक्साइड से करते हैं, क्यों नहीं किसी और HF से ले लें, HCl से ले लें, HI से ले लें। तो एक चीज़ ध्यान रखते हैं, वापस मैकेनिज्म है, जब आप लोगे इस स्टेप में HBr की बजाय HF, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की सबसे हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है, और वो वैल्यू हम देखेंगे 550 किलो जूल से भी ज़्यादा है, तो वो टूटेगी नहीं। ये ही रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो जाए HF में, तो स्टेप 2 लिखो HF, स्टेप 2 इज एंडोथर्मिक, नहीं होगा, तो ये इस कारण से HF तो नहीं देगा मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, HCl देगा, नहीं, वो भी HBr से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक और डाल देते हैं HCl भी, इसी कारण से स्टेप 2 इज एंडोथर्मिक नहीं देगा। बट HI का तो ये नहीं है, HI का बॉन्ड तो टूट जाएगा, बड़ा बॉन्ड है, तो ये मेरा होना चाहिए आंसर। फॉर HI स्टेप 2 फेवरेबल है, इज एक्सोथर्मिक, तो ये तो फेवर कर रहा है, तो होना चाहिए। अब कोई और प्रॉब्लम आ गई, जब ये वाला स्टेप देखेंगे स्टेप 3, अगर ये I डॉट हो बट स्टेप 3 इज एंडोथर्मिक, और यहां पे नोट करो सिर्फ HBr में डेल्टा H इसका भी नेगेटिव है, टेबल दे रखी है वैल्यूज के साथ आपकी मॉड्यूल में, दोनों वैल्यूज सिर्फ HBr के साथ, स्टेप 2 स्टेप 3 बोथ आर एक्सोथर्मिक। एक केस में HF HCl में स्टेप 2 फायदा नहीं दे रहा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इस वाले केस में आपने कहा I डॉट को क्या मुश्किल क्या हो रही है, I डॉट एक इतना बड़े साइज का पार्टिकल है, वो खुद के साथ I डॉट प्लस I डॉट गिविंग आयोडीन ज़्यादा फेवर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द एल्कीन,
वो खुद के साथ अटैक करने में ज़्यादा उसे फ़ायदा हुआ, वो I2 बन गया, सॉलिड बन गया, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट, इसका मतलब मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के पॉइंट्स क्या बने? सबसे पहले पेरोक्साइड सिर्फ HBr, कंडीशन स्टेप 1 RO डॉट प्लस नेक्स्ट HBr से आपको क्या बना ROH प्लस Br डॉट। अगर ये Br डॉट बना है HBr के तोड़ने से, HCl से नहीं, HF से नहीं, HI से बना, बट अगले वाले में फ़ायदा नहीं हुआ तो I वाला रिएक्शन नहीं होगा, पर Br डॉट का अटैक होगा और आपका प्रोडक्ट क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर बनेगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जिसे हम खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट करें, समझ लो। आपके मॉड्यूल का अब एक क्वेश्चन नंबर मैं लेती हूँ। क्वेश्चन देखो है क्या, हाइड्रोजन डाला हुआ है इसके ऊपर, पैलेडियम डाला है और आपको कहा गया ये पॉइजनड है। कहाँ पढ़ा था आपने? पॉइजनड कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट पॉइजनड है। वो कहाँ से कहाँ लेके जाता है? एल्काइन को एक ही तरफ से एडिशन होना मतलब सिस प्रोडक्ट, यहाँ पे एल्काइन, यहाँ पे एल्कीन, हाइड्रोजन का अटैक है, पॉइजन कैटलिस्ट, एल्कीन को तो कुछ होगा नहीं, वो एल्कीन तक पहुँच जाता है, एल्काइन के ऊपर एडिशन होने वाली है। एल्काइन के ऊपर किस तरह की एडिशन होने वाली है? एक ही तरफ से अटैक होने वाला है। देखिए जरा क्या बनेगा। एक कायरल सेंटर दे रखा है, पहले जरा नोट करो, एक ग्रुप अलग, एक ग्रुप अलग, एक CH3 एक H, एक कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है शुरुआत में। अब इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, 1 मोल अगर आपने हाइड्रोजन डाला है और वो रिएक्शन सिर्फ इस वाले ग्रुप के साथ करेगा, 2 H एक ही तरफ से अटैक करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ध्यान है सिन एडिशन होने वाली है और रुकेगा वो एल्काइन से लेके सिस एल्कीन। तो ये मेरे पास अब प्रोडक्ट बनने वाला है CH3, ये कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ फर्क नहीं आया। और इधर क्या देखना जरा क्या होने वाला है, एक ही तरफ से अगर H अप्रोच करे तो आप कहोगे ये ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गया और इसके ऊपर भी CH3। किस तरह का अटैक? सिस। अब इंटरेस्टिंग काम देखो, क्या ये अब कायरल सेंटर बचा कि नहीं बचा? ये देखो H, यहाँ पे था मिथाइल, ये वाला ग्रुप था एक सिस फॉर्म जिसके अंदर आपके पास यही ग्रुप दोबारा से आ गया। चेक करो जरा, CH CH सिस, ये भी सिस, और ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट अब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसिमिक मतलब दोनों बने कि डायस्टीरियोमर मतलब इसका एक दूसरा कायरल सेंटर पे अगर ग्रुप बदल दें तो हम कहेंगे वो डायस्टीरियोमर, मिरर इमेजेस नहीं होते। तो अब देखने पे क्या समझ आया? ये दोनों ग्रुप सेम मतलब कायरल सेंटर नहीं है, और मेरा आंसर क्या हुआ? सही पहचाना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहली एप्लीकेशन ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, एल्काइन से सिस। कितना अच्छा क्वेश्चन में उसने पूछा। अगला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास वाला। मेरे पास है ब्रोमीन का अटैक हो रहा है, एक मेरे पास एल्केन दे रखा है और वो पूछ रहा है कौन से वाला फ्री रेडिकल बनने वाला है मेजर। तो मुझे क्या सोचना है? पहला स्टेप कि Br कहीं से बना है, दूसरा स्टेप Br ने कोलाइड करना है, वो वाला बॉन्ड टूटे जहां पे उसे किसी तरह से इंडक्टिव या रेजोनेंस का फायदा हो। अब ढूंढो यहाँ पे कौन से वाला H है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन या D की। एक चीज ध्यान रखोगे, अ CD बॉन्ड has always more energy than a CH bond। वही अगर ग्रुप है बट D लगा है मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, उसकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। बट यहाँ पे उसका कंडीशन देखें क्या है। आपके पास हाइड्रोजन कितने तरह के? ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री, और ये वाला जो है ये भी आपके पास 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। ब्रोमीन लगा रहे हो, Br डॉट कहाँ अटैक करे? जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा, तो आप कहोगे तो 1 2 3 ग्रुप लगे हैं, ये वाला H अगर हटे यहाँ पे डॉट, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो मैं कहूँगी Br डॉट के बाद ये वाला H हटने वाला है, इनमें से ढूंढो कौन सा है वो। इस H को जाने से क्या इंटरमीडिएट क्या बनेगा लिखते हैं, ये वाला H अगर चला जाए, चलो हटा देते हैं यहीं पे, तो ये बनेगा पहला। फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी आ रही है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, कोई और ट्राई करते हैं, ये वाला डॉट हटाएं तो क्या प्रोडक्ट, कहीं और हटाऊं तो क्या प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट मेरा 3 डिग्री और कहीं पे भी 3 डिग्री नहीं बनता, ये वाला है
ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, उसे सारे ऑप्शन बना दिए। मेरे को मिल गया कौन सा वाला मेरा ऑप्शन, ये वाला। जब मैंने H हटाया तो ये मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंडक्टिव, आंसर मेरा होना चाहिए बॉम्बे। Application of what we have done in today's class by doing 2 more questions. You have to go to the module and finish all other questions related to free radical or related to hydrogenation or related to Markovnikov and anti-Markovnikov.